हेलो मित्रों, आज आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैच एग्ज़ाम में स्वागत है। चलिए अब हम लोग पेट उड़ा देंगे इस बार, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। जीएस में हम लोगों को पूरा का पूरा 50 में 50 लेना है तो लेना है। तो आइए हमारे लोग साथ आप लोग चलते हैं। तो किस तरीके से 50 नंबर, देखिए सबसे पहले आपने देखा था हिस्ट्री का सिलेबस में क्या आपने देखा था। सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस में आपने देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ध्यान दीजिए, हम प्राचीन इतिहास और सिंधु घाटी की सभ्यता लेते हुए प्राचीन इतिहास में शुरू से प्रागैतिहासिक से लेकर शुरू से यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा जैसे इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। तो चित्रित करने का कौन सा भाई, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको पता है कि आग की खोज हुई थी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका ताम्रपाषाण काल है। उसके बाद आप लोगों का ध्यान दीजिएगा लौह युग है। तो चलिए इसका सही उत्तर कौन है आप लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर अगर हम बात करते हैं तो इसका है लौह युग, ठीक है ना, लौह युग में। तो चलिए लौह युग की संस्कृति ने, इसमें देखते हैं लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम क्या किया था, अपने मृदभांडों को चित्रित किया था। देख लीजिएगा लौह युग की ही एक ऐसी संस्कृति है जिसने क्या किया था, अपने मृदभांडों को चित्रित किया था। बहरहाल आप लोग देख लेंगे ताम्रपाषाण काल संस्कृति में भी चित्रित मृदभांड पाए गए, ये भी जान लीजिएगा। चित्रित मृदभांड कब पाए गए थे, ताम्रपाषाण काल में भी पाए गए थे। ये मृदभांड नाना रूप वाले थे। तो ध्यान दीजिएगा जो ताम्रपाषाण काल में थे कैसे थे, नाना रूप वाले थे। तो देखिएगा इनमें जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या था, साधारण तस्तरियाँ थी, टोंटीदार कलश था और डांडीदार चमक था, साधारण कटोरे थे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि थे। तो अगर आपसे बात किया जाए तो निम्नलिखित में किस संस्कृति ने अपने मृदभांडों का सर्वप्रथम चित्रित किया गया था। तो अगर चित्रित की बात किया जाए तो चित्रित में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा भाई, लौह युग ने सर्वप्रथम अपने मृदभांडों को चित्रित किया था। हालांकि कुछ मैं भाई बताया था ताम्रपाषाण में भी ऐसा मिलता है, चित्रित मृदभांड पाए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो लेकिन सही उत्तर है आप किसको मानेंगे, लौह युग, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लौह युग ये है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मानव को आग की जानकारी मिलती है, तो मानव को आग की जानकारी कब मिलती है, तो बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो बताइएगा भाई कौन सा होगा, तो आप लोग बताइएगा। इसका देखिएगा मानव को आग की जानकारी, जो मानव है उसको आग की जानकारी कब मिलती है, पूर्व पूरा पाषाण काल में। कब मिलती है, पूर्व पूरा पाषाण काल में, परंतु वह इसके उपयोग से परिचित नहीं था। जानकारी कब मिल जाती है, पूर्व पूरा पाषाण काल में, लेकिन यह इसका उपयोग के बारे में नहीं जानता था, कैसा इसका उपयोग करना है और क्या करना है। तो चलिए तो आगे देखते, परंतु वह इसके उपयोग से नहीं परिचित था। आप लोग बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गए हैं। अग्नि के उपयोग की जानकारी मानव को नवपाषाण काल में होती है, ठीक ना। तो देखिएगा जग का उपयोग कैसे किया जाए, आग का उपयोग के बारे में जानकारी कब होती है, नवपाषाण काल में। आग जलाना है, उससे हमको खाना पकाना है, क्या करना है, उसका उपयोग पूर्व पूरा पाषाण काल में जिसकी खोज तो हो जो गई थी, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए यह कब पता चला था, नवपाषाण काल में। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मानव को आग की जानकारी कब हुई थी, जानकारी तो कब हुई थी, पूर्व पूरा पाषाण काल में। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि आग के उपयोग के बारे में कब हुआ जानने लगा था, तो इसका सही उत्तर होता नवपाषाण काल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, सिर्फ जानकारी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व पूरा पाषाण काल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है पेबुल उपकरण संबंधित हैं। पेबुल उपकरण किससे संबंधित हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पेबुल कब था, पूर्व देखिए पूरा पाषाण काल में था, पूर्व पूरा पाषाण काल से था, मध्य पाषाण काल में था, नवपाषाण काल था। पेबुल संस्कृत देखिए पेबुल क्या था, पेबुल उपकरण पूर्व पूरा पाषाण काल में किस में था भाई, पूर्व पूरा पाषाण काल में। इसके बारे में हम लोग आगे भी जान लेते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल में इस काल के उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पूर्व पूरा पाषाण काल के उपकरण कितने भाग थे, दो भाग थे। कौन कौन थे, पहला भाग है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसी को चापर चापिंग पेबुल संस्कृत कहा जाता था, ये पहला भाग हो गया।
और दूसरा भाग है हैंड एक्स संस्कृत। क्या है? हैंड एक्स संस्कृत है। देखिएगा आप लोग, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पे मिले थे? पंजाब की सोहन घाटी में। कहाँ पे मिले थे? पंजाब की सोहन घाटी में मिले थे। तो अब ध्यान दीजिएगा और लोग, अब आपको लिखिएगा सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? आपको अगर कहा जाए तो पाकिस्तान से प्राप्त हुई है। तो कहाँ? पंजाब की सोहन घाटी, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान से है। इसी कारण इसे क्या, किस नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृत कहा जाता है। याद रखिएगा। पेबुल पत्थर के वह टुकड़े, कौन से टुकड़े? देखिए, जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते हैं। पानी की जब बहाव ज़्यादा होगा तो वहाँ कैसे हो जाएंगे? चिकने और सपाट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चिकने सपाट, इसका आकार प्रकार गोल मटोल हो जाता है। इसका मतलब पेबुल का मतलब क्या होता है? गोल मटोल। कैसे आकार? जैसे पानी में आप लोग नदी में देखते होंगे, जो पत्थर ज़्यादा रगड़ खाता है कैसा हो जाता है? गोल मटोल। तो आपसे अगर क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते, पेबुल संस्कृत संबंधित किससे है? पूरा पाषाण काल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा टारगेट है पूरा का पूरा जो जीएस वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ आपको लोग पैट में यूपी ट्रिपल एस जो वीडियो को आने वाला रे एग्ज़ाम है, आपको पूरा मार्क उठाना है। और इसी में जितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, इसलिए इतना एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किसने जुड़ी हुई है? कब मानव आखेटक और खाद्य संग्रह करता था? कौन सा इसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। देखिएगा, अगर हम देखते हैं पूरा पाषाण कालीन जो मानव था वो कृषि का ज्ञान नहीं था। जो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था इसको किसका ज्ञान नहीं था? कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इस कारण से वह क्या करता था? वनों से प्राप्त फल फूल आखेट मारकर पशुओं को करके खाता था। तो इसका मतलब कृषि के बारे में जब जानकारी नहीं थी तो क्या करेगा? किस पे पर निर्भर रहेगा? फल फ्रूट पे निर्भर रहेगा और शिकार करेगा और मार के खाएगा। नदी एवं झीलों में पकड़ी गई मछलियाँ आज पर निर्भर था। तो इसका मतलब आप लोग, ये पूरा पाषाण काल की बात है। तो ठीक है, तो कहाँ निर्भर? अतः इस काल का मानव क्या आखेटक और खाद्य संग्राहक नहीं था। इसीलिए पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? यह आखेटक और खाद्य संग्राहक नहीं था। क्या कारण था? क्योंकि कृषि का ज्ञान इसको नहीं था। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, फलक संस्कृत की संज्ञा किसे दी जा सकती है? फलक संस्कृत क्या थी? तो देखिएगा, फलक संस्कृत किसमें थी? उच्च पूरा पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल को, निम्न पाषाण काल को, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो ये फलक संस्कृत की संज्ञा मध्य पूरा पाषाण काल को दी जाती है। किसको दी जाती है? मध्य पूरा पाषाण काल को दी जाती है। तो ऐसा क्यों? मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर, मध्य जो क्वार्ट्ज पत्थर थे मध्य पूरा पाषाण काल में, क्या किसके स्थान पर कहा है? उसके जाता जैस्पर, चर्ट, क्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। क्या कौन से पत्थर थे? जैस्पर, चर्ट और क्लिंट, यही थे पत्थर किसके? क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर यूज होने लगे थे, प्रयुक्त होने लगे थे। इस उपयोग को मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। कैसी वस्तुओं? सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार क्या क्या थे? फलक थे, बेधनी थी, छेदनी थी, जो पत्थर के नुकीले हथियार होते जिससे मांस को काटा जाता था, खुरचनी थी। अब देखिएगा, फलकों की अधिकता के कारण उसमें कितने फलक ज़्यादा थे। फलक का मतलब धार या हिस्से जिससे मांस को काट दिया जाए वो ज़्यादा, या जिसमें फलक की संख्या ज़्यादा होती थी। इस कारण से इसको क्या कहा जाने लगा था? फलक संस्कृति कहा जाने लगा था। क्या? तो एक प्रकार जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। ठीक ना भाई? फलक संस्कृति आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या कौन सा है? मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता था। याद रखिएगा, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए। जो प्रारंभिक गर्त है, गर्त का नीचे क्या होता है? न जमीन के नीचे स्तंभ गर्त पाए गए। जहाँ स्तंभ गर्त पाए गए तो वह क्या था? तो वह सराय, नाहर, राय और महदहा से था, आदमगढ़ से था, बागौर से था, उपरोक्त सभी था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, अगर हम स्तंभ गर्त की बात किए
तो रहने के फर्श पर देखिए, गर्त का मतलब स्तंभ हो, और कहाँ पे, सराय, नाहर, राय और महादहा से है इसका जो सही आंसर है। तो देखिएगा, स्तंभ गर्त, रहने के कहाँ पे, फर्श ऐसे गर्त जिसमें स्तंभ गाड़े हुए हैं। रहने के लिए क्या किया जाता था गर्त में, जिसमें क्या गाड़ा गया हो, स्तंभ गाड़ा गया हो। स्तंभ मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे आज के समय में आप लोग जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, पोल गाड़ा गया हो, ठीक ना। तो उन पर छत बनाई जाती, तो उन पोल पर क्या बनाई जाती थी, छत बनाई जाती थी। जैसे आज के समय में आरसीसी वाला जो नया है, नीचे लोग क्या करते हैं, पहले पोल बना देते हैं, उसके पास लिंटर डालते हैं। परंतु मध्य पाषाणकालीन स्थल इलाहाबाद क्षेत्र में सराय, नाहर, राय तथा प्रतापगढ़ जिले में स्थित महादहा से स्तंभ गर्त के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सराय, नाहर, राय और महादहा से। याद रखिएगा, प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहाँ पाए गए हैं, सराय, नाहर, राय और महादहा से। तो चलिए अगले पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था भाई, आपको पता है, सबसे पहला पेट क्या था, कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला है क्या था, आपको पता है, इसका कहाँ पे, बुर्ज होम से मनुष्य के साथ क्या दफन किया गया था, जो गर्तावास पाया गया था, मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। इसका मतलब पहला पशु क्या था, कुत्ता ही था मानव का। तो अगला क्वेश्चन मित्र हम देखते हैं, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा था, पीतल था, सोना था, कांसा था। तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी, बताइएगा। नवपाषाण काल युग के अंतिम दौर में ये क्या था, तांबा था, इसीलिए इसको ताम्रयुग के भी नाम से जाना जाता था। देखिएगा, नवपाषाण युग के अंतिम दौर में उपयोग की इसकी शुरुआत होती है, तथा मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु का नाम क्या था, तांबा था। इसी कारण इस काल को नवपाषाण के बाद जो काल आता है, ताम्रपाषाण काल या ताम्रकाल भी कहा जाता है। कैसा काल कहा जाता है, ताम्रकाल भी कहा जाता था। याद रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया, ताम्रकाल, तांबे का, इसीलिए। अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी। अगला आप लोगों का मानव द्वारा प्रयोग की गई नैदानिक मृदभांड, डायग्नोस्टिक पोएट्री, देखिएगा, पोएट्री के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो आप लोगों का नैदानिक मृदभांड था, यह कहाँ पे मिलता, नैदानिक, ठीक ना। कायथा संस्कृत से, आहार संस्कृत से, जोरबे संस्कृत से, मालवा संस्कृत से। देखिएगा आप लोग इसमें देखिएगा, जोरबे संस्कृत इसका उत्तर है। इसका हम थोड़ा बता देते हैं। नेवासा जोरबे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल था। नेवासा जो था, यह जोरबे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल था। नेवासा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से पटसन तथा नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं, पटसन तथा नैदानिक मृदभांड के। नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन है, ठीक ना भाई। तो कैसे बर्तन है बताइएगा, काली डिजाइन वाले, लाल तल पर कैसी डिजाइन हो, काली हो, तो वह क्या कहलाएगा, नैदानिक हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब आगे हम लोग इसी को देखते हैं, क्या है, इनका एक विशिष्ट नमूना टोंटीदार तथा नवतली बर्तन है। क्या था इसका विशिष्ट नमूना, नैदानिक में क्या होना चाहिए, टोंटीदार तथा नवतली बर्तन है। मृदभांडों के डिजाइन बहुधा ज्यामिति हैं। कैसे, बहुत सारी इसमें ज्यामिति है, जिनमें तिरछी समांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग पता चल गया, नैदानिक मृदभांड कहाँ पाए गए, जोरबे संस्कृत में। तो क्लियर हो गया है। यहाँ पर नेवासा जोरबे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल था, वहीं से पाया गया। यहाँ से पटसन तथा नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखिएगा, अगला है देखिएगा अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। गिलुंड स्थल का संबंध है। तो चलिए भाई आप लोग बताइए, आहार संस्कृत से गिलुंड स्थल कहाँ पे था। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं, गिलुंड स्थल का संस्कृत जो था यह किससे संबंधित है। गिलुंड देखिएगा हम लोग देखते हैं, ये आहार संस्कृत से, किससे है। अब थोड़ा सा आहार संस्कृत के बारे में आप जान लेते, आहार संस्कृत क्या थी। तो देखिएगा, गिलुंड आहार संस्कृत से, यह कब से था गिलुंड संस्कृत के बारे में जो बात किया जाता है, ये 2800 BC से 1500 BC के बिटवीन था। आहार
के उत्तर पूर्व स्थित गिलुंड के घरों के चारों देखिएगा ढांचों के अवशेष, देखिए गिलुंड के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पत्थर के फलकों का उद्योग भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो उद्योग लगे हुए थे पत्थर के फलकों का है। तो अगर आपसे पूछा जाए गिलुंड स्थल का संबंध किससे है, तो गिलुंड स्थल का संबंध कहाँ पे है, आहार संस्कृति से। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे है ताम्र पाषाण काल मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड है। ताम्र पाषाण काल में उत्कृष्टतम मृदभांड कौन से हैं, तो हम आज की बात करें मालवा मृदभांड चित्रित काले व लाल मृदभांड। मालवा कैसे हैं भाई, इनको हम लोग कहा जाता था, ठीक नहीं, अभी आपको बताए भी थे थोड़ा सा। चित्रित काले लाल मृदभांड है, ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पालिश वाले मृदभांड हैं। कैसे पालिश वाले मृदभांड हैं, लाल पालिश वाले मृदभांड हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ताम्र पाषाण का उत्कृष्टतम मृदभांड कहाँ के हैं, क्लियर हो गया, मालवा के मृदभांड हो गए हैं। तो जिन्हें देखिएगा आपका काले रंग के चित्रों से सजाया जाता है। मालवा मृदभांड को सभी ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अगर आपसे कहा जाए ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सबसे श्रेष्ठ मृदभांड कौन सा था, तो मालवा का मृदभांड है, क्लियर। अगला है नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृत का क्या नाम था, बताइए भाई। आहार संस्कृत, मालवा संस्कृत, जोरबे संस्कृत, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिएगा नर्मदा घाटी में, तो मालवा कहाँ पे है, नर्मदा घाटी के ही आसपास पड़ता है। नर्मदा घाटी में विकसित ताम्र पाषाणकारी संस्कृत कौन सी थी, मालवा थी। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कौन कौन सा क्या क्या था, कैथा था, एरस था, नागदा था, नवदा टोली आदि है। आप लोग क्या करिएगा, एक बार मैप में पूरा ओपन करके इसको देख लीजिए कि स्थल कहाँ कहाँ पे हैं जो हम आपको नाम बताए हैं। कैथा, एरज, नागदा, नवदा टोली, ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश। आप लोग एक बार मध्य प्रदेश का मैप करके आप लोग वहाँ डालिएगा मालवा संस्कृत के स्थल, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। तो अब देखिएगा मालवा संस्कृति के बारे में मैंने अभी सबसे उच्चतम कृष्ण के मृदभांड कहाँ से पाए जाते हैं, अगर ताम्र पाषाण काल में मालवा मृदभांड है। आगे चलते हैं, ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे। जो ब्लेड थे इससे बने औजार प्रमुख विशेषता किस संस्कृति के थे, कहाँ पे कब था। ब्लेड का मतलब इसमें नुकीला ज़्यादा हो, धार ज़्यादा हो, तो इसमें क्या होता था, ब्लेड उच्च पूर्व पाषाण काल का प्रधान उपकरण था। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला एक पाषाण उपकरण था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा धार बनाई जाती थी। तो क्या होगा भाई, ब्लेड उच्च पूर्व पाषाण काल में, इसमें एकदम से पत्थर को नुकीला, जो मांस को जानवरों के अच्छे तरीके से काट देते थे, जिनके दोनों किनारे समांतर होते थे तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगुना होते थे। लंबाई में कैसे होते थे, अपनी चौड़ाई से द्विगुना होते थे। क्लियर हो गया है। तो कौन सा है भाई, उच्च पूर्व पाषाण काल में। चलिए मित्रों, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूर्व पाषाण काल में कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए थे। ये स्थल कहाँ पे हैं, अगर आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यह कहाँ पे है, आरसी और सिंगी तालाब, ये राजस्थान में है। राजस्थान में लूनी नदी के आसपास वाला जो एरिया है, क्लियर। राजस्थान में लूनी नदी के आसपास क्षेत्र में कई पूर्व पाषाण कालीन युगीन बस्तियाँ पाई गई हैं, जिनमें राजस्थान के नागौर जिले में स्थित 16 आर और सिंगी तालाब महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर है, आप लोगों को कोई स्थल हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। अगर मध्य पाषाणिक की हम बात करते हैं, पशुपालन के कहाँ मिले हैं, तो आपको पता है वो आदमगढ़ है। क्या है भाई, आदमगढ़ मित्रों। तो देखिएगा मध्य पाषाणिक प्रसंग में आदमगढ़ पशुपालन के यहीं पे मिला है। यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन इसके बारे में बताया था, तो यहाँ पे बताया था 1964 ईस्वी में RB जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित, कहाँ पे है, आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे, यहीं से ही आदमगढ़ से, ठीक ना भाई। चलिए मित्रों, आगे हम चलते हैं 16 नंबर में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। मानव का जो साक्ष्य है सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी थे। तो आप लोग देखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश
देखिएगा होशंगाबाद ज़िले के नर्मदा तट पर हथनौरा नामक स्थल से मिला था। कहाँ से मिला था? हथनौरा नामक स्थल से मिला था, ठीक ना। तो कहाँ से? हथनौरा नामक, ये हथनौरा आपको याद रहना चाहिए। भी क्वेश्चन इसमें वे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। क्या मिला था? मानव खोपड़ी का। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत किस में रखा गया? होमो इरेक्टस अंतर्गत है। तो जो मानव का पहला साक्ष्य मिला था उसको किस में रखा गया? देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिएगा 17 नंबर है। इसमें क्या क्या है? तो अगला है, तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? कौन सा ऐसा स्थल है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूरा देखिएगा जो स्थल पाषाण के हैं वहाँ से लेकर हड़प्पा तक का पाया जाता है, वह कौन सा है? तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो बताइएगा आप लोगों मित्रों। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़ है। क्या है? सही राइट आंसर है मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित कौन सा है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिलते हैं। यही है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन आया भी है, पीसीएस भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता था? कौन सा ऐसा संस्कृति है जिनको कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता था? तो कैल्कोलिथिक कल्चर के अंतर्गत कौन सी संस्कृति है? तो कैल्कोलिथिक के, कैल्को का मतलब ताम्रपाषाण युग होता है। ताम्रपाषाण संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में तांबे के औजार के साथ पत्थर का भी यूज होता था, पत्थर का प्रयोग जारी था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस नवपाषाण का युगीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों से कुत्तों को दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुए हैं? मालिक के साथ आपको अभी बताया था बुर्जहोम है। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित वास्तु, जहाँ से मनुष्य के शव के साथ कुत्तों को भी, पालतू कुत्तों को भी उसके दफनाया गया था। यहीं से ही गर्तावास के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यहीं प्रमाण मिले हैं। अगर आपसे बात किया जाए तो गर्तावास के जो प्रमाण हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? अगर हम जीवाश्म की बात करते हैं तो शिवालिक पहाड़ियों से, यही है। तो चलिए मित्रों, अब आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, और पेट में आपको अगर निश्चित सफलता लेना है, आपको लेखपाल वीडियो बनना है, और वीडियो का री एग्जाम है, तो हमारे साथ इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल लगे रहिएगा। एक एक हम देखिएगा पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर के रूप में, और पूरा उसको डिक्टेट करके आपको पूरा एक एक क्वेश्चन न वीडियो में गलत होगा, न पेट के एग्ज़ाम में गलत होगा, या किसी वनडे एग्ज़ाम में आपकी गलतियां नहीं, यहाँ तक कि पीसीएस एग्ज़ाम में भी आपसे गलतियां नहीं होगी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। अब आप सबका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला है, ऐसे ही डेली हमारे साथ लगे रहिए। देखिएगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम कोई लेक्चर लेने वाले रहें आपको पता चल जाए। तो थैंक यू मित्रों।